यस, वेरी गुड मॉर्निंग। ये एक बार मैं ज़रा नॉइज कैंसिलेशन कर दूं, नहीं तो आज हमारे इंस्टीट्यूट का कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटी चल रही है, आवाज़ बहुत सारी आ रही है और ये आपको आ भी गई होगी। सुनो, एक्चुअल में ऐसा है कि बैंकिंग वाला ये जो हमारा है बैच विद इन 45 डेज पूरे सिलेबस कंप्लीट करने का, उसका ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है प्री वाला सिलेबस। मतलब आप ऐसा मान लो कि आपका जो बेसिक्स था, बेसिक्स कैसा, हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से शुरू किया, फिर ब्लड रिलेशन पढ़ा, फिर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, फिर डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ा, फिर ऑर्डर रैंकिंग, फिर इनइक्वालिटी एंड देन सिलॉक्स। मतलब बेसिक जो 7 टॉपिक थे प्री में आने वाले वो सारे हमने पढ़ लिए। लेकिन बच्चे बात ऐसी है कि ये बेसिक सारे टॉपिक मिला दें साथ, तो हमारा जो बैंकिंग के प्री का 35 नंबर है, उस 35 नंबर में से एक्चुअल हमने पढ़ा है 15 नंबर ही। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बचे हुए 20 क्वेश्चंस है वो तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से आता है। इसका मतलब चैप्टर बच तो रहा है 2 ही, लेकिन वो 2 चैप्टर ऑलमोस्ट 60 to 70% पेपर कैरी करता है, कवर करता है। तो आज हम इस दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब आप बोलोगे सर सिटिंग अरेंजमेंट किस किस एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो ऑफ कोर्स हम ये बैंकिंग का बैच है, लेकिन ये मुझे लगता है लॉजिकल रीजनिंग इस दुनिया के जितने भी एग्जामिनेशन में शामिल किया जाता हो उन सब में सिटिंग अरेंजमेंट आता ही आता है। बहुत ही बेसिक क्लास एक मैंने ली थी जिसमें मैंने प्रोबेबली एसएससी वाला शायद, उसमें मैंने सिटिंग अरेंजमेंट की बहुत बेसिक चीज़ें करा दी थी। अगर एकदम से बेसिक चाहिए हो तो आप वहाँ चले जाइएगा, क्वेश्चंस थोड़े ठीक ठाक से सॉल्व करें, स्टार्ट करें तो वो यहाँ करेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट है हमारा, इसे मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या, एक माइंड मैप काइंड का जो जनरेट करते हैं ना, पहले अपन वो माइंड मैप कराते हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। मैंने एक यूजुअली जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता था उसको मैंने गज़ल से रिकॉर्ड करने शुरू किया, और वो ऐसे गज़ल है उसमें जो मैंने खुद लिखे हैं, सारे खुद की आवाज़ में है, खुद ही मैं हूँ उसमें। और जो चैनल का नाम है, पहले से प्री द पॉडकास्ट था लेकिन उसको मैंने अब चेंज कर दिया है, और वो वैसा है सफ़र अल्फाजों का। उस पर मैं सिर्फ उन लोगों को रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ, उन लोगों के साथ पॉडकास्ट बनाना चाह रहा हूँ जो लिखते हो, जिनकी अपनी फीलिंग है, जो शेर व शायरी में इंटरेस्ट रखते हो। तो अगर हमारी वीडियो जो भी कोई भी देख रहे हो उनमें से किसी को भी ऐसा इंटरेस्ट हो, बिल्कुल कनेक्ट करें मुझसे। आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है, इंस्टाग्राम है, सब कुछ है। कादिर अली सर्च करिएगा तो इंस्टाग्राम आपको मिल जाएगा। फ़ोन नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, 9958565527। आप चाहें तो आप उस पर कनेक्ट करें और बिल्कुल शेयर करें, हम आपको रिकॉर्ड करेंगे अपने चैनल के लिए, पॉडकास्ट दिखाएंगे आपको बेहतरीन सा। चलिए शुरू करते हैं। टेंशन हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि नेक्स्ट वाले कमरे में जो कुछ फंक्शन चल रहा है उसकी आवाज़ थोड़ी सी आ रही है, मेरे को आ रही है। कोशिश तो करिए, नॉइज़ कैंसिलेशन पता नहीं कितना हो रहा हो, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इस सिटिंग अरेंजमेंट में मैं बेटा आपको पढ़ाऊँगा ये, जिसको क्या बोलते हैं, लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट। अब आप बोलोगे लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है, तो मेरे बच्चे लीनियर अरेंजमेंट में बेसिक मतलब जब आपको बोला जाता है कि पर्सन एक रो में बैठा हुआ है, रो वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, नॉर्थ डायरेक्शन में सारे बैठे हुए हैं, सारे साउथ डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, उसी में से कुछ नॉर्थ में कुछ साउथ में बैठे हुए, ऐसा भी हो सकता है। देयर आर 8 पर्सन सिटिंग इन अ रो इन विच सम आर फेसिंग साउथ, सम आर फेसिंग नॉर्थ। वैसे ही लीनियर में अलग कंडीशन भी आ सकता है पैरेलल रोज, है ना। तो मैं इसको उस पैटर्न पे लिखवा देता हूँ। लीनियर में हम जो पहला पढ़ेंगे बच्चे, हम जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, सिंगल लाइन। क्या पढ़ेंगे, सिंगल लाइन, है ना। और जो दूसरा हम पढ़ेंगे जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, पैरेलल रोज,
है ना। सिंगल लाइन में वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ऐसा कि देयर आर 10% सिटिंग इन अ रो, एवरीबडी इज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, देयर आर 10% सिटिंग इन अ रो, एवरीबडी इज फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन, और कई बार दे देगा देयर आर 8% इन अ रो इन विच सम आर फेसिंग साउथ, सम आर फेसिंग नॉर्थ। पैरेलल में हमेशा इन्फॉर्मेशन एक जैसी ही आपको मिलेगी। क्या मिलेगा पैरेलल में? इन्फॉर्मेशन ऐसा मिलेगा कि देयर आर 12% सिटिंग इन टू डिफरेंट रोज फेसिंग ईच अदर, these persons are sitting in a row 1, they are facing north, and these person are sitting in row 2, they are facing south। ऐसा कन्फिगरेशन आपको पैरेलल रोज में दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे में बच्चे आएगा ये, क्या आ जाएगा? सर्कुलर अरेंजमेंट। डन। अगर बैंकिंग के सिलेबस की बात करें तो ये कॉन्फ़िगरेशन सर्कुलर में भी आएगा। कैसा आएगा? फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जिसमें सिंगल सर्कल की बात की जाएगी। कैसी? सिंगल सर्कल की। आपसे बोला जाएगा देयर आर 8% सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग इनसाइड, देयर आर 10% सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग आउटसाइड, या ऐसी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है देयर आर 10% सिटिंग अराउंड द सर्कल इन विच सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। कई सारे टाइम वेरिएबल्स बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, दूसरा पैटर्न ना एक रिसेंट पास्ट में क्वेश्चन मैंने देखा जिसमें मेंशन किया जाता है हॉलो सर्कल। हॉलो सर्कल का मतलब बेसिकली एक सर्कल के ऊपर जब, समझ आई बात, एक सर्कल के ऊपर जब दूसरा सर्कल आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हॉलो सर्कल बोलते हैं। आवाज कुछ ज़्यादा ही आ रही है, मुझे नहीं पता आपको कितना पता चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका लीनियर और सर्कुलर का। अब चलते हैं आगे थर्ड में। अच्छा, थर्ड में शेप नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं ये लिख दे रहा हूँ जिसमें क्या मेंशन कर दिया जाता है? टेबुलर। टेबुलर का क्या मतलब है? इसमें 2-3 पैटर्न आपको मिलेंगे बच्चे। हो सकता है कई बार ऐसा लिख दिया जाए ट्राइंगल, देयर आर 8%, देयर आर 9% सिटिंग अराउंड द ट्राइंगल, out of which some are sitting at the corner and some are sitting in the middle। जो कॉर्नर में बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, जो मिडिल में बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं। पॉसिबल ऐसा है कि सारे इनसाइड, पॉसिबल ऐसा सारे आउटसाइड। ये अरेंजमेंट आपको इसमें मिल जाएगा। अच्छा, इसका जो दूसरा आ सकता है, दूसरा आपसे क्या पूछा जाता है? स्क्वायर पूछा जाता है बैंकिंग के एग्जामिनेशन में। देयर आर 8% सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन विच 4 आर सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग इनसाइड एंड 4 आर सिटिंग एट द मिडिल फेसिंग इनसाइड आउटसाइड। ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपसे दे दिया जाता है। ज़्यादातर ये ट्राइंगल या स्क्वायर पूछा जाता है, ऑल्दो कई बार शेप की बात करेंगे तो रेक्टेंगल लिख देगा, हेक्सागोन लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट बस ये है कि कुछ पर्सन साइड्स पे बैठते हैं और कुछ पर्सन कॉर्नर पे बैठते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली अपने पास 1, 2, 3। अच्छा, ये जितने भी 3 पैटर्न मैंने लिखे हैं, इन तीनों ही पैटर्न में आपको एक चीज दिया जाता है, इधर देयर आर 6%, देयर आर 8%, देयर आर 10%, देयर आर 12%, व्हाटएवर द नंबर ऑफ पर्सन, बट इट इज, ये हमेशा दिया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जिसमें नंबर ऑफ पर्सन की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। आपसे बोला जाता है कि देयर आर सम पर्सन्स, there are certain number of persons sitting in a row facing north, facing south, there are certain number of persons sitting around a circle facing inside and facing outside। जिसमें number of person की information नहीं दी जाती है, वो हम लिखेंगे चौथा। और अगर बुक में देखें तो नेम कैसा मेंशन किया जाता है? certain number है तो कुछ पता नहीं है। इसमें आपसे क्या पूछ लिया जाएगा? इसमें आपका लीनियर भी पूछ लिया जाएगा और इसमें आपका और क्या पूछ लिया जाएगा? सर्कुलर भी दोनों ही पूछ लिया जाता है। नंबर ऑफ पर्सन की इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको उसको पहले अरेंज भी करना है, साथ में ये भी फाइंड करना है कितने पर्सन है। अच्छा, इन सब के बीच मैं एक चीज और लिख देना चाहता हूं कि कई सारे टाइम ब्लड रिलेशन को इंक्लूड कर दिया जाता है सिटिंग अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशन, और ये जो होता है ना वो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। कैसा इंफॉर्मेशन दिया है कि देयर आर
10 member of a family A B C D E F G H and they are sitting in a circle facing inside. तो information कैसा होगा? A, the father of B is sitting second to the right of the mother of C. अब आपको एक साथ दो चीज़ें करनी पड़ती है, कंकरेंटली आपको ब्लड रिलेशन भी बनाना पड़ता है और उसी साथ में उसकी अरेंजमेंट भी करनी पड़ती है. सो देयर विल बी टू डिफरेंट थिंग्स. तो आप सिटिंग अरेंजमेंट के बैंकिंग के इस बैच में मेरे साथ ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. अच्छा, इन सारी चीज़ों में मैं ऑफ कोर्स पहले शुरुआत करूँगा लीनियर में पहले किसको शुरू करूंगा? स्ट्रेट लाइन, सिंगल लाइन, और फिर किसको शुरू करूंगा? पैरेलल. स्ट्रेट लाइन में भी मैं पहले सिंपल पर्सन से शुरू करूंगा, लाइक देयर आर 8%, 10% एंड अदर. उसके बाद मैं इसमें वेरिएबल्स ऐड ऑन करूंगा. इसका मतलब ये कि देयर आर 10% सिटिंग इन अ रो एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट सिटीज. They like different colors, they use different cars, they are working in different companies and number of patterns are there. ये मैं इसमें सेटल करूँगा. जैसे इसमें तो मतलब इसके भी कितने सेगमेंट हो जाएंगे? दो. एक में हो जाएगा विदाउट वेरिएबल और एक में हो जाएगा विद वेरिएबल. अनफॉर्चुनेटली दोनों WV ही कर दिया है, बोल रहा हूँ मैं, सुन लीजिए. एक विदाउट वेरिएबल्स और दूसरा विद वेरिएबल्स. तो ये आपका ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन पैरेलल में भी चलेगा, सर्कुलर में भी चलेगा, हॉलो सर्कल में भी चलेगा, सब में. तो इनफैक्ट हम इस सिटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर पे कितनी क्लास करने वाले हैं? 1 2, उसके बाद ये 3, फिर कौन सा 4th, फिर कौन सा 5th, फिर कौन सा 6th, फिर 7th और फिर 8th एंड द लास्ट वन ये 9th. इसका मतलब हम इसमें 9 क्लासेस, मैं इसको ए बी से हटा ही देता हूँ, मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको ये 1, इसको ये 2, सर्कुलर पैरेलल है ये 2, ये 3, ये 4, ये हम इसको 9 क्लास में कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर. और इसी तरीके से जब अपन पहुंचेंगे किस में? पजल्स में, तब भी मैं आपका माइंड मैप जनरेट कराऊंगा. ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं हट जाता हूँ ताकि आपको, अगर आप में से कोई ऐसा जो फ्यूचर में पढ़ाना चाहते हो बच्चों को, उसमें भी आपका हेल्प करेगा ये. क्यों? पढ़ाया ही ऐसा जाता है कि ना केवल पढ़ने वालों एग्जामिनेशन वाले, बल्कि जो टीचर में स्कोप देख रहे हैं या जो टीचर्स भी है बिना पैटर्न के पढ़ा रहे हैं, पैटर्न उसमें मिल जाएगा. अब बात रही कि क्या सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? ऑफ कोर्स यस देयर इट इज. तो आपको कुछ उन वर्ड्स के साथ भी काम करना पड़ेगा. कौन कौन से वर्ड्स हैं? अच्छा, कई बार यूज कर दिया जाता है नेबर्स, पड़ोसी, बिसाइड्स, पड़ोसी, जस्ट राइट या जस्ट लेफ्ट, दोनों नेबर्स को करता है. कम. हाँ, तो हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की. तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स में एक तो ये रहता है जो मैंने आपको बता दिया. इसके अलावा कई सारे टाइम वो पैटर्न अपन अटकते हैं जब हमसे पूछा जाता है कि देयर आर 2 persons बिटवीन, देयर आर 3 persons बिटवीन, अपन उसमें हो जाते हैं. लेकिन हमसे पूछ लिया जाता है कि देयर आर गैप ऑफ 2 person. आपको समझना पड़ेगा कि गैप इक्वल टू बिटवीन होता है, जितने पर्सन्स बोले गए उतने ही पर्सन. लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि आई एम 3 person अवे टू बी, मैंने वर्ड यूज कर दिया. क्या यूज कर दिया? मैंने ये वर्ड यूज कर दिया, अवे. ठीक है, अगर मैंने ये वर्ड अवे यूज कर दिया और मैंने यह लिखा कि आई एम 3 persons अवे टू बी, इसका मतलब इस बी से 3 person अवे का मतलब ये हो गया, बीच में कितने पर्सन्स हो जाएंगे? 2 ही हो जाएंगे. समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, इसका मतलब इस बी को अगर मैं नॉर्थ कंसीडर कर लूँ 1 2 3, तो एक की पोजीशन यही हो जाएगी. इसका मतलब ये अवे, राइट, लेफ्ट एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है. और इन द सेम वे अगर मैं आपसे क्या बोलता हूँ, गैप, ये वर्ड यूज किया जाता हो गैप, और क्या यूज किया जाता हो ये बिटवीन, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक तरह के वर्ड को. इसी तरीके से इमीडिएट, राइट, लेफ्ट, नेबर्स, बिसाइड, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है. अब अगर एक इंफॉर्मेशन ऐसा दिया जाता हो, A is sitting second to the right of B and third to the right of C. अब यहाँ पर ये जो and है ये किसके लिए यूज किया गया? अगर इंफॉर्मेशन ऐसा दे दिया जाता हो कि A is sitting second to the right of B, who is sitting third to the right of C, ये किसके लिए हो जाएगा? आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 2 वर्ड्स के बाद तीसरा वर्ड and यूज किया जाता हो,
क्या यूज किया जाता हो, एंड यूज किया जाता हो, तो वो उस पर्टिकुलर दो पर्सन में से फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। और इन केस A is sitting third to the right of B, who is sitting fourth to the right of C, तो ये जो who है किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया, B के लिए, जो उसका नियरेस्ट है। और अगर ये कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर रहेगा तो फिर ये टॉपिक हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपके लिए था। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैंने आपको ये बता दिया, कुछ वर्ड्स जिसका कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे मैंने वो आपको बता दिया। और अब अपन डायरेक्टली चलते हैं कहाँ, डायरेक्टली हम चलेंगे क्वेश्चन पे और अपन सॉल्यूशन करेंगे कुछ बहुत बेहतरीन लेकिन बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन लेकिन बेसिक क्वेश्चन। डन। चलिए, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए, बेसिक से देखिए। और मैं बेसिकली ये चाहता हूं कि इस वाले पैटर्न में आप ये देखो किस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे किया जाता है, कैसे अपन चेकआउट करेंगे। लेट्स गो। क्या लिखा है, 9 persons ABCDEFG and I are standing in a straight line such that all of them facing towards north। सारे के सारे कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ। अगर नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो ये क्या होगा, राइट, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट। देन फर्स्ट क्लियर। नेक्स्ट, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि आप ऐसे ABCDEFG मैंने जैसा दे दिया ये अरेंजमेंट नहीं है, थोड़ी सी कोशिश करिए, अरेंजमेंट अच्छी करनी पड़ेगी। डन। अब क्या है, द कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम्ड पर्सन डज नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझिए। कंसेक्यूटिव वर्ड का क्या मतलब होता है, कंसेक्यूटिव मतलब का मतलब लगातार, जैसे AB, BC, CD, DE, EF, ऐसा। वो जो लेटर है वो एक साथ नहीं बैठेंगे। इसका मतलब अगर अपन अरेंजमेंट करेंगे तो AB एक साथ नहीं होना चाहिए, CD एक साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो कंसेक्यूटिव हो जाएगा, जो अलाउड नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। इसका यूज करके अब हम इसको करेंगे अरेंज। देखिए मैं कैसे करता हूँ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट था बेसिक डिटेल्स पढ़ लेना, एंड देन अब इसका यूज करके अपन करने वाले हैं सॉल्यूशन। नेक्स्ट 5 मिनट बहुत ध्यान से। पहला क्वेश्चन है बेसिक, उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी क्लास नहीं की होगी वो भी अरेंजमेंट बड़ी आसानी से करना शुरू कर देंगे। सो लेट्स, क्या लिखा है, नॉट मोर देन 2 पर्सन स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ F। कह रहा है कि F के लेफ्ट में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी कि 2 हो सकता है, मतलब 1 हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो कि 1 भी नहीं हो, लेकिन 2 से ज्यादा तो नहीं होगा। अगर इसी इंफॉर्मेशन को बेस बनाओगे तो 1 पर्सन, 2 पर्सन और F, इसके लेफ्ट में कितने हमने ले लिए, 2, तो 9 में से 3 यहाँ हो गए, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन कंडीशन तो ये भी पॉसिबल है ना कि अपन यहाँ पर लेके F को यहाँ ले ले, एक ही लिए लेफ्ट में, तो ये 1, 2, 3, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9। पॉसिबल तो ये भी है कि F के लेफ्ट में 1 भी हो ही नहीं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप सोचोगे सर मैंने ऐसा क्यों कर दिया। मैं हमेशा ही बताता हूँ बच्चों को, और मैं खुद भी जब सोल्यूशन करता हूँ तो मैं इस पैटर्न को लेके चलता हूँ कि अपन कभी भी एनी टाइम अजम्पशन बनाने से ना बचे। अजम्पशन आपके सॉल्यूशन के पैटर्न को ईजी कर देता है, आसान कर देता है। ग्रेजुअली आप सीखने लग जाओगे और एट द एंड आप बड़ी शानदार तरीके से कम टाइम में कम अजम्पशन के साथ सॉल्यूशन करोगे। सो
अब बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है नॉट मोर देन 2, 2 से ज़्यादा नहीं लेकिन 2 से कम हो सकता है, तो मैंने 2 रखा है, 2 से कम 2 कंडीशन बनेगा वो मैंने पुट कर दिया है। आगे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पर्सन्स टू द राइट ऑफ एफ इज द सेम एज टू द लेफ्ट ऑफ एच। कह रहा है एफ के राइट में जितने हैं एच के लेफ्ट में उतने हैं। अब ये बताइए यहाँ पर एफ के राइट में कितने हैं, 2 4 6, तो एच के लेफ्ट में कितने होंगे 6, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये बेसिकली हमें एच का पोजीशन बता रहा है, इसमें हमें ये एच की पोजीशन बता दी गई और इसमें हमें ये एच की पोजीशन बता दी गई। ये नेक्स्ट इंफॉर्मेशन से इतना डेटा मिल गया ना। आगे चलते, एच हु स्टैंड्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई, और ये जो एच है ना ये आई के थर्ड राइट में है। अब मैंने ये बताया था आई के थर्ड राइट में क्या है एच। अब एच ये रहा तो आई की पोजीशन हमें कहाँ रखनी पड़ेगी, यहाँ पे। अगर एच ये रहा तो आई की पोजीशन कहाँ रखनी पड़ेगी, यहाँ पे। अगर एच ये रहा तो आई की पोजीशन कहाँ रखनी पड़ेगी, यहाँ। ये हो गया। मैं अपने एंड से कुछ नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने एक लाइन फर्स्ट दिया था जिससे 3 अजम्पशन क्रिएट हो रहे थे, वो 3 अजम्पशन मैंने बना दिया और वो आगे जो बोलता जा रहा है वो मैं पुट करता जा रहा हूँ एज सेम एज इट इज गिवन। अपने एंड से कोई नहीं। लेकिन अगर मैं ये अजम्पशन नहीं बनाता ना तो फिर मुश्किल होता मेरे लिए। क्यों, क्योंकि मुझे ये तो पता ही नहीं होता ना कि इधर कितने इधर कितने इधर कितने कैसी कंडीशंस बनेगी, इसलिए अजम्पशन बनाना है। और मैं बच्चों में एक बात और कहना चाहता हूँ, अजम्पशन से लोगों को लगता है कि टाइम ज़्यादा ख़राब होता है, कभी नहीं। मैं बार बार सीखता हूँ ऑफलाइन क्लास में ऑनलाइन क्लास में, अजम्पशन से आपका टाइम कम बचता है, आपको दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं होती, आसानी से सॉल्व कर पाते हैं अपन। ठीक है, चलिए अब क्या लिखा है, G stands fourth from one of the end and is to the immediate right of A। अब देखिए क्या कह रहा है, A के इमीडिएट राइट में है G, ऐसा। और एक लाइन और बोलूंगा मैं, यहाँ पर लिखा है क्या, G stands fourth from one of the ends and, ये एंड किसके लिए है, G के लिए, is to the immediate right of A। तो हमें 2 चीजें देखना पड़ेगा, G की पोजीशन चौथी होनी चाहिए किसी भी एंड से। अच्छा, अब अगर इस एंड से देखें तो 1 2 3 4 पॉसिबल है, इस एंड से देखें तो 1 2 3 4 नहीं है पॉसिबल, तो इसमें तो हम जी की पोजीशन ये कर दिए और जी ये रहा तो ये ए कर दिया। लेकिन गड़बड़ हो गया, सोचो 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 क्या गड़बड़ किया मैंने। इसमें जी और एच को एक साथ बिठा दिया, अल्फाबेट में जी एच एक साथ ही तो आता है, कंजिक्यूटिव लेटर तो ही तो है। और यहाँ पर इन्होंने बोला था कि भाई 2 कंजिक्यूटिव अल्फाबेट नहीं बिठा सकते, तो अनफॉर्चुनेटली ये अजम्पशन क्या हो गया, गलत। समझ आई बात, अजम्पशन क्यों बोलता हूँ बनाने को, अपने आप ही एलिमिनेशन होता है। अब चलिए जी की पोजीशन इसमें ढूंढते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब अगर यहां पर जी को बिठाऊं तो ए के इमीडिएट राइट में पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन 1 2 3 4 अगर मैंने जी को यहां बिठा दिया तो ए के इमीडिएट राइट में पॉसिबल हो गया। कोई इशू, कोई नेबर साथ में नहीं। चलिए यहां से 1 2 3 4 अगर बिठाए तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यहाँ से बेटा 1 2 3 4 जी, तो ये पोजीशन एक ही 100% पॉसिबल है। मतलब 2 अजम्पशन में सेटल्ड हो रहा है, एक एलिमिनेट हो गया। मैंने जी को ऐसा क्यों किया, क्योंकि लिख रखा है जी स्टैंड फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, किसी एंड से, लेफ्ट राइट आप जहां से कर सकते हो कर लो, तो कर दिया हमने। आगे, द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन एफ एंड ए इज सेम। कह रहा देखो एफ और ए के बीच में जितने हैं वो सेम होगा, किसके बीच में, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आई एंड ई, आई और ई के बीच में उतने होने चाहिए। पहले देखते हैं एफ और ए के बीच में कितने हैं। एफ और ए के बीच में तो एक भी नहीं है, तो आई और ई के बीच में एक भी नहीं होगा। एफ और ए के बीच में एक है तो आई और ई के बीच में एक है। अब आई और ई इधर तो रख नहीं सकते, कर दिए जहां बोला वहां। ओनली वन पर्सन स्टैंड्स बिटवीन सी एंड डी। कह देखो सी और डी के बीच में एक बिठाओ, लेकिन दोनों में से कौन लेफ्ट में कौन राइट में ये आप डिटरमाइन करो। और वो किस बेसिस पर डिटरमाइन करेंगे, इस बेसिस पे, कंजिक्यूटिव लेटर्स एडजेसेंट नहीं बैठ सकता उस बेसिस पे। चलो करते हैं क्या, सी एंड डी के बीच में एक रखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी रख दो क्या, हो सकता है क्या यहाँ पर डी और यहाँ पर सी रख दूं, नहीं, क्योंकि डी और ई एक साथ हो जाएगा। तो ये हुआ सी और ये हुआ डी, और एक बचा कौन सा, ए बच गया, बी, बी यहाँ पुट कर दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई।
अच्छा, इसमें अगर सी और डी की बात करें तो समझे डी यहाँ रख नहीं सकते, क्यों, डी और ई साथ में हो जाएगा, तो यहाँ पर रखो सी, और ये किसका हो गया, डी, ठीक है, और ये किसका हो गया, बी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ए और बी साथ में हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, और ये आपका फाइनल 100% करेक्ट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आई बात? ये होती है क्लास। आपको बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में करना क्या होता है, आपको करना होता है डेटा जो गिवन है, ये ऑफ कोर्स ये सिटिंग अरेंजमेंट और पजल है, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन डेटा जो गिवन है उसमें आपको कनेक्ट करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती है, आप उस सारे इंफॉर्मेशन को पकड़ो, रीड करो, जो डायरेक्ट है उसको पुट करिए, जो डायरेक्ट नहीं लग रहा है उसको अजम्पशन में लिख लीजिए, जो आप अजम्पशन में लिखोगे बाद में कनेक्टिविटी मिलेगी कहीं ना कहीं, सेटल्ड हो जाएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अजम्पशन बनाने से डरना नहीं है, भागना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। ऑलराइट, आपका काम 100% श्योर हो जाएगा और आप आसानी से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। समझ आई बात? तो आज बस इतना ही रखते हैं, कल मैं इसी का लीनियर का ही एक ऐसा क्वेश्चन लेके आऊंगा। पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्लास कितने देर की हो गई है। एक और क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, चलिए तो एक दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये रहा, देख लीजिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है 8 कार्स, कार का नाम है ये, आर पार्क्ड in a linear row such that some are facing north while some are facing south। समझ रहे आप? आ गया पैटर्न जो बताया था, कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ साउथ। ये क्वेश्चन और मजेदार है, अपन बहुत एंजॉय करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। और भी नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट कार आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कह रहा कि जैसे ए बी दोनों नॉर्थ फेस कर रहा है तो सी नॉर्थ नहीं हो सकता, सी को साउथ दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 से ज्यादा सेम डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, या तो दोनों नॉर्थ देखेगा या तो दोनों साउथ देखेगा। क्लियर इट इज? यस। अब क्या लिखा है, कार एच इज पार्क्ड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई। लेकिन क्या इसमें ये पता है कि आई और एच में से ये जो आई है ये नॉर्थ देख रहा है या साउथ? नहीं। तो अजम्पशन बन सकता है कि हाँ कितने, 2। कैसा? एक में इस आई को नॉर्थ फेस करा देते हैं और एक में इसी आई को साउथ फेस करा देते हैं। ठीक है, कार एच पार्क थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, नॉर्थ फेस करेगा तो 1 2 और एच थर्ड लेफ्ट में, और साउथ फेस करेगा तो 1 2 और एच थर्ड लेफ्ट में। करा दिया, अजम्पशन बना लिया क्या? बिल्कुल बना लिया। आगे, नीदर कार एच नॉर कार जी इज पार्क्ड एट द एंड। अब ऊपर बोला है कि देखो H और G एंड पे नहीं है, H एंड पे नहीं है, इसका मतलब एटलीस्ट एक इधर रखना पड़ेगा, एटलीस्ट एक इधर रखना पड़ेगा। और मैं यहाँ लिख देता हूँ G के बारे में, मेक श्योर कि ये G आपका एंड पर नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस, ओके। अब क्या लिखा है, कार G इज पार्क्ड इमीडिएट राइट ऑफ कार I। अपने पास I है और नॉर्थ ले रखा है तो G उसके इमीडिएट राइट में, और ये साउथ ले रखा है तो G उसके इमीडिएट राइट में, और ये भी एंड पे नहीं है तो एटलीस्ट वन तो बिठाना ही पड़ेगा। क्लियर? यस। I वेयर बोथ द कार्स आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन। ये देखो कितनी खूबसूरती से पिरोया गया है क्वेश्चन को, मालों की तरह पिरो दिया गया है। कह रहा है कि दोनों अपोजिट देख रहे हैं। आई अगर नॉर्थ तो जी कहाँ देखेगा? साउथ। आई अगर साउथ तो जी कहाँ देखेगा? नॉर्थ। समझ आई बात? तो ये खूबसूरती है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का। वो मैं आपको बताता हूँ, मेरी जब करियर की शुरुआत हुई 2014-15 में एज ए लॉजिकल फैकल्टी, तो महिंद्राज जो मैंने ज्वाइन किया था, आपने सुना होगा महिंद्राज का नाम। मैंने जब महिंद्राज ज्वाइन किया था तो मैंने शुरुआत ही एज ए कंटेंट राइटर किया था। और कंटेंट राइटिंग में सबसे अच्छी बात यह है ना कि अगर आप क्वेश्चन क्रिएट करना सीख जाते हो बिना कहीं और से कॉपी किए हुए, बिना किसी और का देखे हुए, तो आप
उस लेवल पे पहुंच जाते हो उस सब्जेक्ट के कि माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ आपको समझ में आती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आप खुद लिख रहे हो, सॉल्यूशन आप खुद लिख रहे हो। सॉल्यूशन लिखते टाइम ये भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि क्या उस क्वेश्चन का कोई दूसरा सॉल्यूशन तो नहीं निकल जाएगा, दूसरे पैटर्न से क्वेश्चन को फ्रेमिंग तो नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें एक बार देखनी पड़ती है। इसीलिए मैं अपने होमवर्क में बच्चों को देता हूँ, जब मैं डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ, वाटर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, कुछ भी, मैं उनको होमवर्क देता हूँ, क्रिएट योर ओन 10 क्वेश्चन। समझ रहे? और इससे अगर आप ऐसा कर लेते हो ना, मास्टर बन जाओगे उस सब्जेक्ट के। समझ रहे? चलिए, अब यहां तक हमने कर लिया। आगे क्या लिखा है? बोथ कार L एंड कार F आर नॉट फेसिंग टुवर्ड साउथ। तो बेसिकली ये हमसे बोला है कि देखो भाई, ये L और कौन सा बोला है, कार L और कार F नॉट फेसिंग साउथ। इसका मतलब ये दोनों कहाँ फेस करेंगे? नॉर्थ फेस करेंगे। अरेंज कहाँ करें ये नहीं पता अपने को। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, एक और बच रहा है 8th, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बच रहा है 8, कहाँ बैठेगा देखेंगे। आगे क्या लिखा है? एज मेनी कार पार्क्ड बिटवीन G एंड H। G और H के बीच में जितने हैं, G और H के बीच में कितने, 1 2 3, 1 2 3, दोनों तरफ G और H के बीच में 1 2 3 इज सेम एज बिटवीन K एंड L। तो कह रहा है K और L के बीच में उतना ही है। हमें अब पोजीशन ध्यान रखना पड़ेगा, K और L के बीच में कितने होने चाहिए, 3, लेकिन हमें नहीं पता इसमें कौन सा लेफ्ट में है और कौन सा राइट में है। इसका मतलब थोड़ा सा चेकआउट करना पड़ेगा, हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप अभी इसको लेके इसमें एंटर कर जाए, नो। हम इधर देखेंगे भी और आगे कनेक्टिविटी मिलेगी आपको। लेट्स सी, बोथ कार M एंड कार K आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अब ये क्या कह रहा है, M और K कहाँ देख रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन सेम डायरेक्शन देख रहा है इतना पता है। वहाँ M और K, हमने M और K पुट ही नहीं किया, पता ही नहीं चलेगा। आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। बोथ कार M इज पार्क्ड थर्ड टू द राइट ऑफ कार J। J के थर्ड राइट में, इसका मतलब क्या कह रहा है, J और M के बीच में 2 होगा और ये थर्ड राइट में है। एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। M इज पार्क थर्ड टू द राइट ऑफ J एंड एडजेसेंट टू द कार K। और M और K जो है ना, वो एक दूसरे के एडजेसेंट है। यही मिला क्लू, M और K एक दूसरे के पड़ोसी है। अब आपको यहाँ ढूंढना पड़ेगा M और K पड़ोसी कहाँ बिठाएगा और K को कहाँ बिठाएगी, K और L के बीच में 3। खत्म, क्वेश्चन खत्म, यहीं से सॉल्यूशन। M और K की पोजीशन पुट कीजिए, तुरंत मिलेगा आपको सारी चीजें। तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता हूँ इतने पे ही, आपके ऊपर। आप करेंगे इसका सॉल्यूशन और कंप्लीट करके भेजेंगे इसको कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे, फोन नंबर पे, जहाँ कहीं भी हो सकता है। ट्राई जरूर करिएगा, है ना। अगर नहीं हुआ वो भी बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका प्रॉपर सॉल्यूशन कराऊंगा। इसके लिए बस एक चीज ध्यान रखिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल टोटल खेल है डेटा का। डेटा ज़्यादा होता है, कम नहीं, लेकिन गिवन होता है एम्बिगुअस फॉर्म में, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।